Hello student, welcome to this lecture. In this lecture, we are going to discuss vector और क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब क्या था, हम लोगों ने लास्ट टाइम जब द वेक्टर को मल्टीप्लाई किया था तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मतलब जब दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका प्रोडक्ट जो आता है एक स्केलर क्वांटिटी आता है। लेकिन ये देखा गया है कि कई बार ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट में या प्रोडक्ट में जो हम लोग को क्वांटिटी मिलता है वो क्वांटिटी एक वेक्टर होता है। तो तब हम लोग उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं या उसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अब सवाल उठता है इस क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो देखिएगा, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस बी। देखिएगा, नॉर्मल मैथ्स में आप क्रॉस लिखो या डॉट लिखो मतलब एक ही होता है, बट फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर के साथ लिखा जाता है तो मतलब इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। जैसे मान लेते ही ए क्रॉस बी लिखता हूं तो जो भी क्वांटिटी आपको प्रोडक्ट में मिलेगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। इसीलिए इसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और क्योंकि हम लोग इसको क्रॉस नोटेशन से डिनोट करते हैं तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। अब आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि सर ऐसा टाइप का प्रोडक्ट कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने उस तरह के फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात नहीं किया है, बट उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक, तो चलिए अब सवाल उठता है यहाँ पर कि इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। और अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जो सी वेक्टर आता है, ये भी अगर एक वेक्टर है तो इस सी वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम लोग को थोड़ा थ्री डायमेंशन में चीज़ों को सोचना पड़ेगा। तो चलिए थ्री डायमेंशन में थोड़ा चीज़ों को सोचते हैं और क्या हमको नज़र आता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग एक प्लेन एज्यूम कर रहे हैं और इस प्लेन में क्या कर रहे हैं, हम लोग दो वेक्टर को बता रहे हैं, दो को प्लेनर वेक्टर को शो कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है ए जो इस प्लेन में लाई कर रहा है, और एक दूसरा वेक्टर है वो है बी और ये भी उसी प्लेन पे ही लाई कर रहा है, ये है वेक्टर बी। और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो मैंने अभी डिफाइन किया कि ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर होता है। तो वो वेक्टर क्या है, उसका वैल्यू क्या है, सी वेक्टर है। तो सी का डायरेक्शन क्या होगा, तो सी वेक्टर को हम इस तरह से शो करते हैं। सी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर में लाई करता है, मतलब कुछ इस तरह से लाई करता है वो। तो मतलब सी जो वेक्टर होगा, जो सी वेक्टर मतलब ए क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो हमारा वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब जिस प्लेन में ए और बी लाई करते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग का ए क्रॉस बी या इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट लाई करता है। अब आप बोलोगे सर ये वेक्टर ऊपर ही क्यों लिए, नीचे क्यों नहीं लिए। तो ऊपर या नीचे लेना वो डिफाइन करता है, एक रूल पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल। मतलब डायरेक्शन ऑफ, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब दो वेक्टर ए और बी जो रहेगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय represented by right hand screw rule। right hand screw rule ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट हैंड स्क्रू रूल। अब ये राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, देखिए आपको, आपने कई सारी चीज़ों में आपने स्क्रू का यूज़ किया होगा। जैसे आपके सामने कभी भी कोई स्क्रू को लिया जाता है तो जब आप स्क्रू को खोलते हो, ठीक है, तो खोलने का प्रोसेस क्या होता है देखेंगे। तो जैसे मैं सपोज आपके सामने कोई केस बता रहा हूँ, जैसे मान लेते ये हमारे पास एक चीज़ है। आपको पता है जब स्क्रू को आप इस तरह से घुमाते हैं तो ये हमारा ऊपर की तरफ जाता है, ओके। और स्क्रू को जब आप यहाँ पर इस तरह से घुमाते हो तो स्क्रू अंदर की तरफ जाता है, मतलब आप क्लॉकवाइज रोटेट करने से ये नीचे की तरफ जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से ये बाहर की तरफ आता है। ये आपको स्क्रू रूल का टेंडेंसी पता है। यहाँ पर भी वही होता है। जैसे कि मान लेते हैं मैंने अभी जैसे यहाँ पर दिखाया,
ये एक वेक्टर है ए जिसको मैं ब्लू से डिनोट कर रहा हूँ, और ये एक वेक्टर है बी जिसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी जो होगा, तो देखिए इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो रहा है देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब होगा तो ए क्रॉस बी मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक। और यही बात अगर ऐसा होता कि अगर मैं इसको ऐसा ले लेता, सपोज ऐसा ले लेता, और मैं बोलता कि ब्लू जो है वो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो रेड है वो वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस केस में ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी मतलब देखिएगा किस तरफ हम लोग का मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट देखिएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और आपको पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू को जब ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो तो नीचे की तरफ जाता है, और ऐसा एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो ऐसा ऊपर की तरफ खुलने लगता है, ठीक है। तो इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा तो पेज के अंदर की तरफ, जिस प्लेन जो ले रहे हैं प्लेन के अंदर की तरफ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर हो रहा है तो प्लेन के बाहर की तरफ हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर, जो हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम लोग मैथमेटिकली समझते हैं कि ए क्रॉस बी को कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो देखिए जैसे फिर से मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये है एक वेक्टर ए, ओके, और मान लेते हैं ये वाला है एक वेक्टर बी, और जैसे कि मैंने बताया ये जो वेक्टर हम लोग ले रहे हैं दीज आर कोप्लेनर। कोप्लेनर बोलने का मतलब ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, और ये हो गया हम लोग का थीटा। तो अभी मैंने बताया था कि ए क्रॉस बी जो होता है उसका डायरेक्शन किस तरफ होता है, इन दोनों वेक्टर जिस प्लेन में लाई करते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि इस ए क्रॉस बी को मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करें, इसको मैथमेटिकली किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए मैथमेटिकली ए क्रॉस बी को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज, A cross B is defined as magnitude of A, magnitude of B sin theta। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने A क्रॉस B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा, सब तो मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन किधर गया, तो डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो ये जो किस तरफ, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर A एंड B, तो इसलिए हम लोग इसे एक यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो यूनिट वेक्टर एन कैप है, आपको पहले ही बता चुका था, जो यूनिट वेक्टर है वो किसी वेक्टर के डायरेक्शन को बताता किस तरफ है। तो बोलोगे सर एन जो यूनिट वेक्टर है किस तरफ है, तो मैं बोलूँगा एन जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर, इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग, यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी की तरफ का यूनिट वेक्टर है, मतलब इस तरफ के जो जिस यूनिट वेक्टर को आप डिफाइन करोगे वो होता है एन कैप। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकली ए क्रॉस बी को हम डिफाइन करते हैं, और ए क्रॉस बी का डेफिनेशन को आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। अब हमारे पास चैलेंज ये आता है कि ये तो हमने डेफिनेशन देख लिया, बट एक्चुअली में इनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था आई डॉट आई जो होता है वो 1 होता है, जे डॉट जे होता है 1 होता है, तो उसी तरह से आई क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस के क्या होगा। तो चलिए हम लोग उसी को थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसे मैं आपको ये बोलता हूँ आई क्रॉस आई का वैल्यू क्या होगा, तो आई क्रॉस आई, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, आई ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो आई क्रॉस आई को क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, तो आई मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस के लिए लेते हैं, और उसके बाद क्या लिखूंगा, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई मतलब 1, उसके बाद क्या लिखेंगे साइन, और आई दोनों एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस के दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है, दोनों ही एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो ध्यान रखेंगे आई डॉट आई 1 बट आई क्रॉस आई 0, इसी तरीके से जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0, उसके बाद के क्रॉस के,
k क्रॉस k इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना पड़ेगा और रखेंगे हम लोग। ओके, अब अगला बात आता है, बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, बट व्हाट अबाउट आई क्रॉस जे, व्हाट अबाउट जे क्रॉस के, व्हाट अबाउट के क्रॉस आई, इनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? तो उनके लिए मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ, और उस टेक्निक को थोड़ा सा ध्यान से याद रखिए। उस टेक्निक को थोड़ा सा फॉलो करेंगे, उससे भी आसान टेक्निक मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो जैसे क्या कर रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूँ, ये रहा एक सर्कल, दिस इज सपोज टू बी अ सर्कल। ये एक टेक्निक है याद करने का, मेमोराइज करने का। इस सर्कल में आप क्या कीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा एरो बना दीजिए। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद का जो काम आपका रहेगा वो रहेगा, इसमें आई जे और के को आप अलग अलग डिनोट कर दीजिए। सपोज मैंने यहां पर दिखाया दिस इज आई कैप, ये हो गया आई कैप। ओके, उसके बाद मैं नीचे बता रहा हूं यहां पर दिस इज जे कैप, और यहां पर मैंने बताया के कैप। ये तीनों यूनिट वेक्टर आई जे के को मैंने बाजू में दिखा दिया। अब आप क्या करना है, आपको बताना है आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, के क्रॉस आई क्या होगा। उसका सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा, आपको अगर बोलता आई क्रॉस जे क्या होगा, तो आई क्रॉस जे लिखिए। तो ध्यान रखेंगे, जब आप आई क्रॉस जे लिखते हैं तो ये दोनों के अलावा जो बचता है वो हमारा आंसर होता है। तो आई और जे, तो बचा क्या है बताइए, के। तो इसका आंसर होगा के कैप। लेकिन यहां पर एक इशू आएगा, आप बोल सकते हो सर के कैप होगा या माइनस के कैप होगा। तो उसके लिए आपको इस सर्कल को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं तो रिजल्ट प्लस में आएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखोगे आई क्रॉस जे, तो देखिए मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो इसलिए जो के आ रहा है वो प्लस में आ रहा है। उसी तरह से मैं जे क्रॉस के लिखता हूं, तो जे क्रॉस के को क्या लिखूंगा, जे क्रॉस के। तो देखिए जे क्रॉस के, तो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, बच क्या रहा है बताइए, आई। तो इसका आंसर हो जाएगा आई। उसी तरह से के क्रॉस आई अगर लिखता हूं, तो देखिएगा के क्रॉस आई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई, तो फिर से मैं लिखता हूं के क्रॉस आई। तो के क्रॉस आई में क्या लिखेंगे, के क्रॉस आई, तो बच क्या रहा है बताइए, जे। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, जे लिखेंगे प्लस जे। क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज में चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको इसका एक दूसरा नोटेशन भी बताता हूं, दूसरे नोटेशन को आप ऐसे समझेंगे, जैसे मान लो मैं यहां पर अगला चीज बोलता हूं जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई। तो देखिएगा जे क्रॉस आई मतलब उल्टा जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जे क्रॉस आई बच क्या रहा है बताइए, के, लेकिन उल्टा जा रहे हैं, तो इसलिए क्या लेना पड़ेगा यहां पर, माइनस के क्या आप लिखेंगे। उसके बाद आई क्रॉस के लिखते हैं, देखिएगा आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के देखिएगा मैं सर्कल का जो एरो बनाया उसका अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस जे। जो बच रहा है वो आंसर आएगा, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, अगर अगला ले लेते हैं हम लोग, के क्रॉस जे ले लेते हैं, तो के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे जब लेंगे तो देखिएगा के क्रॉस जे, तो देखिएगा ऐसा जा रहा है, तो बच रहा क्या, के क्रॉस जे में आई बच रहा है, लेकिन हम लोग एरो के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, जिसका वैल्यू होगा माइनस आई। तो ये एक तरीका है जिससे आप चीज़ों को बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। बट यहाँ से आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपके दिमाग में आ गया होगा या आना चाहिए था, कि जो ए डॉट बी लिखते थे ना अपन, ए डॉट बी, तो उसमें ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपसे बोला जाए ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी देखिएगा बाहर की तरफ होगा, और बी क्रॉस ए माइनस नीचे की तरफ होगा। तो ध्यान रखेंगे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ जो वेक्टर्स है वो वेक्टर प्रोडक्ट के क्रॉस प्रोडक्ट में वैलिड नहीं है, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट में वैलिड है। तो इसे आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है अपने को, यहां से इस चीज को, कि जो ए क्रॉस बी जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है।
इससे एक चीज समझ में आ गया कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का जो एंगल होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के बारे में समझते हैं, जिस टॉपिक को बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। अब सवाल उठता है ये डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। तो देखिए, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, ये मैथ्स का एक बहुत बहुत एक मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैथ्स में पढ़ते हैं और मैथ्स में ये कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग को उस किस रूल से सॉल्व करते हैं उस रूल के बारे में हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ देखना है कि डिटरमिनेंट दिखता कैसा है और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो देखिए, मैं आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का या डिटरमिनेंट में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताता हूँ। देखिए, डिटरमिनेंट्स में क्या होता है, एक्चुअली कुछ नंबर्स को हम लोग इस प्रकार से अरेंज करते हैं। ये ऐसे दो बार रहते हैं, इन दो बार में आप कहीं से भी ब्रैकेट टाइप का नहीं लगाएंगे। और मान लेते हैं कुछ रैंडम नंबर्स होते हैं, जैसे 2 3 1 4 3 2, फिर रहेगा 5 3 4, ऐसा लिख दिया मैंने। ना ही इसमें कोई कॉमा यूज़ होता, ना ही कोई फुल स्टॉप यूज़ होता, ये कुछ इस प्रकार से यूज़ करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। जो आप ऐसा देखते हो ना वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इनको कॉलम्स बोलते हैं। जैसे 2 4 5 ये फर्स्ट कॉलम, 3 3 3 ये सेकंड कॉलम, 1 2 4 ये थर्ड कॉलम। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं 2 3 1 ये कहलाएगा रो, फर्स्ट रो, 4 3 2 ये सेकंड रो, एंड 5 3 4 ये थर्ड रो। दिस इज कॉल्ड रोज एंड दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। अब लोग सर ये है क्या, कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है, इसे हम सॉल्व करते हैं। अब आप बोलोगे सर सॉल्व कैसे करते हैं, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा टेक्निक है। इनफैक्ट इस तरह का टेक्निक और इस तरह का सॉल्यूशन आप पहले सॉल्व कर चुके हो क्लास 10th में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ते थे, वही चीज़ को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो चलिए सॉल्व करने का टेक्निक पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। टेक्निक कुछ इस प्रकार से है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक हम लोग पहले इसको चूज करते हैं। ये पहले मैंने इसको चूज किया। इसको जैसे ही आप चूज करोगे तो पहले आप ले लीजिए 2। अब आप क्या करेंगे, इसको जब चूज करेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो को छोड़ दोगे। 2 जिस रो में कॉलम में आ रहा है, 2 जिस रो में आ रहा है उसको आप छोड़ देंगे। बचेगा क्या, देखिए 3 और 2 3 और 4। यहां पे आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। जैसे 3 4 ज़ा 12 माइनस 3 2 ज़ा 6, मतलब आप यहां पर लिखेंगे 3 4 ज़ा 12, ठीक है, और 3 2 ज़ा 6, तो 3 4 ज़ा 12 माइनस 3 2 ज़ा 6 हो गया। ये पहला काम हो गया, इतना ही था। आपने इसको चुना, इस वाले कॉलम और इस वाले रो को छोड़ दीजिए। तो 3 4 ज़ा 12 माइनस 3 2 ज़ा 6। इसके बाद आपको चुनना है 3 को। तो जब 3 को चुनोगे आप, तब 3 नहीं चुनोगे बल्कि 3 के आगे आप माइनस लगाओगे। रूल क्या कहलाता है, रूल बोलता प्लस माइनस प्लस, ऐसा करके हम चुनते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आता होगा, बोलो सर ये सब कहाँ से आया, कैसे आया। तो देखिए, ये मैथ्स का एक टूल है। कहाँ से आया कैसे आया हमको इस रूल के बारे में कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ सॉल्व करने का टेक्निक सीखना है। तो इसलिए आप टेक्निक पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो पहला वाला प्लस लिया, दूसरा वाला माइनस लेंगे, फिर तीसरा वाला फिर से प्लस लेंगे। अब आपने 3 को ले लिया, तो जब 3 को लिया होगा तो जो 3 वाला कॉलम है और 3 वाला रो है पूरा छोड़ दीजिएगा। तो 3 वाला कॉलम ये पूरा हो जा रहा है और 3 वाला रो ये पूरा हो जा रहा है। बच क्या रहा है देखिएगा, 4 और 2 5 और 4। फिर से इसमें वही क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे। 4 4 ज़ा 16 माइनस 5 2 ज़ा 10, तो क्या लिखेंगे 4 4 ज़ा 16 माइनस 5 2 ज़ा 10। ओके, अब अगला हम लोग चुनेंगे 1 को, लेकिन अगला जो 1 को चुनेंगे तो यहां पर लिखेंगे +1। अब ये वाला रो को और ये वाला कॉलम को छोड़ देंगे। देखिएगा, ये वाला रो को और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे। बचेगा क्या, 4 3 5 3। तो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। 4 3 ज़ा 12 माइनस 5 3 ज़ा 15, तो क्या करेंगे 4 3 ज़ा 12 माइनस 5 3 ज़ा 15, तो 12 माइनस 15 हो गया। बस अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो 12 माइनस 6 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 6। उसके बाद 16 माइनस 10 6 हो जाएगा, तो माइनस 3 इंटू 6। ओके, प्लस यहाँ पर 12 माइनस 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। बस अब आप इसको सॉल्व कीजिए।
सॉल्व करेंगे तो कितना है, 2 6 12, 6 3 18, -3। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अगर सॉल्व करते हो तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 18 -18 -3 -21, -21 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास, -9। ओके, तो हमारे पास जो इसका आंसर आ गया वो आ गया -9 आ गया। ठीक है, तो देखिए बड़ा आसान है, बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक था इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। अब आप बोलोगे सर इस डिटर्मिनेंट्स का यूज़ क्या करेंगे, आप तो अचानक वेक्टर पढ़ाते पढ़ाते डिटर्मिनेंट्स में कहाँ से आ गए। एक्चुअली वेक्टर को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट एंड ईजी तरीका डिटर्मिनेंट्स है, और हम डिटर्मिनेंट से ही वेक्टर को सॉल्व करेंगे। अदरवाइज मैंने जो आपको लास्ट टाइम जो मेथड बताया ना, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, ये आप बनाने जाओगे तो आप 110% गलती करने का चांसेस रखते हो। तो इससे कोशिश करेंगे हम लोग आगे वेक्टर को जब सॉल्व करेंगे तो उस समय हम वेक्टर का डिटर्मिनेंट्स मेथड से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं आपको वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक इलस्ट्रेशन बताता हूं। अब ये एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इस इलस्ट्रेशन में क्या बोलता है, आपके पास P एक वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 5k, और Q एक वेक्टर दिया है 2i प्लस 4j प्लस 3k। अब आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बोलता है फाइंड P क्रॉस Q, आपको निकालना है P क्रॉस Q, या फिर बोलेगा फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, P और Q का वेक्टर प्रोडक्ट निकालने बोल रहा है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। अब इसको निकालने का प्रोसेस क्या है मैं उसको समझाता हूं। तो देखिएगा P क्रॉस Q, तो P क्रॉस Q निकालने के लिए आप सबसे बेस्ट तरीका यूज करोगे डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट से ज़्यादा पावरफुल कोई तरीका नहीं होता है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप लिख लेंगे पहला वाला जो कॉलम होगा उसमें आप लिखेंगे, पहला वाला रो सॉरी, आई जे के पहले लिख लीजिए। अब आप क्या करेंगे, P क्रॉस Q बोला है तो इसलिए P वाले वेक्टर को देखिएगा। P वाले वेक्टर में I के नीचे I का कोफिशिएंट, J के नीचे J का कोफिशिएंट, K के नीचे K का कोफिशिएंट लिख देंगे। तो I के नीचे I का कोफिशिएंट, तो I का कोफिशिएंट कितना है, तो 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिएगा। J के नीचे J का कोफिशिएंट कितना लिख देंगे, 4, और K के नीचे K का कोफिशिएंट क्या लिख देंगे, 5। और जो पहले है उसको लेते हैं, तो P क्रॉस Q है तो इसलिए P को पहले लेंगे। उसके बाद आता है Q को देखते हैं, तो Q में देखेंगे क्या करेंगे, Q कब में देखेंगे, I का कोफिशिएंट क्या है 2, तो I के नीचे लिखिए। J का कोफिशिएंट क्या दिया है आपके पास बताइए 4, तो यहाँ पर 4 को लिखिए, और K का कोफिशिएंट 3 लिया है तो यहाँ पर 3 रखिए। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का जो प्रोसेस मैंने डिटर्मिनेंट्स में बताया था वही तरीका आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। कि सबसे पहले क्या करेंगे, बस I को चूज करेंगे। जब आप इस I को चूज करेंगे तो आप सीधा लिखेंगे I कैप, उसके बाद ये वाले कॉलम और इस वाले रो को छोड़ देंगे, तो बचेगा 4 और 5, 4 और 3। इसको सॉल्व करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, 4 3 12 माइनस 4 5 20। तो क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर लिखेंगे 12 माइनस 20। हो गया। अब नेक्स्ट आप चूज करेंगे किसको, J को। लेकिन जब J को लेंगे तो सेकेंड टर्म के लिए हम लोग को क्या लेना पड़ता, माइनस लेना पड़ता। तो क्या लिखोगे, माइनस J। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला कॉलम और ये वाला रो को छोड़ देंगे, बचेगा 3 और 5 और 2 और 3। फिर से इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, तो 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10। तो क्या लिखेंगे आप लोग, 9 माइनस 10। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो रहेगा दैट इज K कैप। तो पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, फिर तीसरा वाला प्लस, तो क्या लिखेंगे, प्लस K कैप। अब उसके बाद K कैप के बाद क्या करना पड़ेगा, इस वाले कॉलम और इस वाले रो को छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 3 और 4, 2 और 4। तो क्या लिखेंगे, 3 4 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, मतलब 12 माइनस 8, 12 माइनस 8। बस इतने को हमको सॉल्व करना है। तो देखिएगा 12 माइनस 20 कितना आ जाएगा, माइनस 8, तो ये आ जाएगा माइनस 8 I कैप। उसके बाद देखेंगे 9 माइनस 10, माइनस 1 होगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस J कैप हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 4, तो बन जाएगा प्लस 4 K कैप। बस यही इसका आंसर है। आपको कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दिखता रहा होगा शुरू में कॉम्प्लिकेटेड, बट इट्स वेरी सिंपल। तो फ्रॉम दिस आपको पता लग गया कि इसका रिजल्ट क्या आया। P क्रॉस Q इज इक्वल टू, आप लिखेंगे यहाँ से इस प्रॉब्लम के हिसाब से
8i प्लस जे प्लस 4k कैप आ जाएगा। अब आपको आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप Q क्रॉस P निकालिए। Q क्रॉस P निकाल के देखिए एक बार, और देखिएगा डेफिनेटली Q क्रॉस P जाएगा, जो उल्टा आएगा। उल्टा आएगा मतलब सब साइन चेंज हो जाएगा। जो -8i था वो +8i हो जाएगा, जो प्लस j था वो -j हो जाएगा, जो +4k था वो -4k आ जाएगा। तो तभी तो हम लोग बोले थे ना, A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। उसी तरह से P क्रॉस Q और Q क्रॉस P दोनों देखेंगे अपोजिट पोलैरिटी के होंगे। तो ये आप खुद एक बार निकाल के देख लेंगे। बहुत अच्छा तरीका, बहुत इजी तरीका है, और कुछ नहीं करना आपको। मैं रैंडमली कुछ प्रॉब्लम भी दूंगा और आप भी रैंडमली कोई भी ऐसा वेक्टर्स को उठाकर उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए डिटरमिनेंट्स मेथड से, 3 4 5 ठो। तो देखिएगा बहुत आसानी से आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होना चालू हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली रिप्रेजेंट हाउ टू सॉल्व क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब बोलोगे सर इसका फिजिक्स में यूज कहाँ पे है। तो फिजिक्स में यूज मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे मैं चैप्टर में आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि अभी हमको बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे भी हैं जिनका हमको आइडिया नहीं है, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा नहीं। देखिए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि जब ए डॉट बी निकालते हैं तो वो एक्चुअली एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन को फाइंड आउट करने का काम आता था, या उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग को बताता था। अब यहाँ पर आता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं। हम लोग एक पैलोग्राम को एज्यूम करते हैं। सपोज ये हमारे पास एक पैलोग्राम है, दिस इज अ पैलोग्राम। ओके, ये हमारे पास एक पैलोग्राम है। ओके, और इस पैलोग्राम के इस वाले एज को मैं वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इस वाले एज को मैं वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इनके बीच के एंगल को मैं सपोज यहां से थीटा से एक्सप्रेस कर रहा हूं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका लेंथ, ए वेक्टर मतलब इसका लेंथ ए होगा और इसका लेंथ क्या होगा, बी होगा, और इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं डायरेक्शन है बोल के। अब यहां पर एक काम करते हैं, मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर देता हूं। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए। दिस इज द परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर को मैं एच से एक्सप्रेस कर देता हूं। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं ये इस पैलोग्राम का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ द पैलोग्राम अगर निकालने बोलूं तो आप लिखोगे एरिया ऑफ पैलोग्राम। तो ऐसा बोलूंगा तो आप बोलोगे सर इसमें क्या रखा सर, बेस इंटू हाइट होता है, हम पढ़ते अपन लोग पढ़ते हुए आ रहे बचपन में। तो बेस का लेंथ कितना है ए, तो मतलब आप पहले लिख लो इसको, क्या लिखेंगे, बेस इंटू हाइट। यही हम लोग पढ़ते हैं, बेस इंटू हाइट। तो अगर बेस इंटू हाइट है तो बेस का लेंथ कितना है ए, हाइट का लेंथ है एच। तो दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ए का मैग्नीट्यूड इंटू एच। यही शायद लिखेंगे हम लोग। अब सवाल उठता है कि एच का वैल्यू तो पता नहीं है, तो एच का वैल्यू को कैसे निकाला जाए। तो एच का वैल्यू निकालने के लिए देखिएगा आपके पास यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल में इसका जो लेंथ है वो कितना है, बी। वेक्टर में तो वेक्टर बी है, लेकिन लेंथ के बारे में बात करूंगा तो उसका लेंथ क्या होगा, बी। तो देखिएगा एच बाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से इस डायग्राम से एच बाई बी इज इक्वल टू आप लिखेंगे साइन थीटा, या फिर आप बोल सकते हो कि यहां से कि एच इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बी साइन थीटा। तो ये आपको पता लग गया। जब h इज इक्वल टू आपने यहाँ से बी साइन थीटा लिख दिया, तो अब अगर आपको बोलता हूँ कि एरिया ऑफ द पैलोग्राम निकालो, तो बोलोगे सर इसमें क्या रखा है, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ पैलोग्राम। ये जो पैलोग्राम दिया है उसको लिखेंगे बेस, बेस कितना है a, एंड जो हाइट है वो कितना, बी साइन थीटा। तो देखिएगा बी साइन थीटा। अब आप देखिएगा, आप अगर थोड़ा गौर से देखोगे इसमें बस एन कैप नहीं है। हम लोग जब ए क्रॉस बी को डिफाइन करते थे तो हम लोग क्या लिखते थे, याद करोगे, ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज ए बी साइन थीटा। इसको लिखते थे ए बी साइन थीटा एन कैप, ऐसा लिखते थे हम लोग यहाँ पर। तो अगर मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, तो अगर मैं लिखता हूं यहां पर ऐसा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, जब मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो उस समय आप क्या लिखोगे, एन कैप को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ए बी साइन थीटा लिखना है।
क्योंकि जब मैग्नीट्यूड लिखा जाता है तो उस समय हम लोग को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम लोग क्या करेंगे, बिना डायरेक्शन के शो करेंगे, मतलब सिर्फ ए बी साइन थीटा लिखेंगे। तो देखिएगा ए बी साइन थीटा है, इसमें एन कैप नहीं है, मतलब कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है। तो मतलब ज़रूर आपको लगता नहीं ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। So that means this can be represented as magnitude of A cross B. This can be expressed magnitude of A cross B. तो मतलब आपको फाइनली क्या निकला कि हम लोग का जो A क्रॉस B जो अगर A एक वेक्टर है, B एक वेक्टर है, और उस वेक्टर से मैं अगर एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ तो उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। और उसी तरह से याद रखना, अगर A एक वेक्टर है, B एक वेक्टर है, इसका डायगोनल जो होता है वो A प्लस बी को बताता है ना, कंफ्यूज मत होना वहाँ पर। और A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है वो उसका एरिया को बताता है। तो ये अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से एक और भी चीज़ दिखेगा, देखिएगा अगर आपसे बोला जाता है इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, देखिए एक ट्रायंगल भी बन रहा है आपको। तो ए और बी वेक्टर से अगर आपको एक ट्रायंगल निकालना, उस ट्रायंगल का एरिया निकालने बोले तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी निकाल सकते हो आप लोग यहाँ से। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं आपको बोलता हूँ तो ट्रायंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो पैरेललोग्राम उसका आधा है तो पैरेललोग्राम का एरिया का आधा, तो इस लिखेंगे हाफ। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही होता है कि अगर आप एक वेक्टर ए को किसी पैरेललोग्राम के एक साइड से रिप्रेजेंट करते हो, उसके दूसरे साइड को वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हो, तो उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया। और इस वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग आगे जाकर, अब मैं आप लोगों को कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम बताऊंगा, तो तब हम लोग को धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ऐसे होमवर्क के रूप में दे देता हूँ, जिसे आप मुझको बना के बताएंगे, खुद इसको ट्राई करेंगे। तो कैसा दिया हुआ है आपके पास होमवर्क में, कुछ ऐसा है कि एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, जिसका वैल्यू दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ओके, और दूसरा वेक्टर दिया है बी वेक्टर, अब बी वेक्टर को ही लिख रहा हूं, बी वेक्टर, इसका वैल्यू है i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब आपका क्वेश्चन है यहाँ पर जो दे रहा है, क्वेश्चन बोलता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग, पहला क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन देता हूँ। फाइंड, फाइंड, पहला क्वेश्चन बोलता है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ए क्रॉस बी फाइंड आउट कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन बोलता है इसी का, फाइंड ए क्रॉस ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि आप वेक्टर और वेक्टर बी को ऐड कीजिए तो एक नया वेक्टर बनेगा, और उस वेक्टर के साथ आपको क्या करना है, ए को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो इसको सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक और इसमें होमवर्क दे देता हूं, उसको भी आप फाइंड आउट करके बताएंगे कि आपको निकालना है यहां से कि फाइंड, तीसरा है ये वाला, ए डॉट ए क्रॉस बी। और मैं चाहता हूं इस वाले क्वेश्चन को हर कोई मुझे बना के बताए, ए डॉट ए क्रॉस बी, इसको आपको निकाल के बताना है। तो फिलहाल आप इतना बनाइए, बाकी हम लोग इसके बहुत सारे इलस्ट्रेशंस देखेंगे। मेरे ख्याल से इसके दो लेक्चर्स, अगला दो लेक्चर्स इलस्ट्रेशन पर ही बेस्ड रहेगा, क्योंकि इसमें जब तक बहुत सारे इलस्ट्रेशन नहीं बनाएंगे तो इस टॉपिक पर हम लोग का कमांड नहीं आएगा, और उस कमांड को हम लोग डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, सो टिल देन, बाय, take care and have a nice time ahead.